इसमें प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को बहुत व्यापक तरीके से प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण में दर्शाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी की हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जो अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों का समाज, उनके सपनों के देश को प्राथमिकता देते हुए हमने हर उस नीति का हम लोगों ने समर्थन किया। मजबूती के साथ सरकार के साथ हम लोग खड़े रहे, जहां पर सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और विकास की तरफ जब जब इस सरकार ने मजबूत कदम उठाए, और उसी दिशा में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण आया है वो उस लक्ष्य को पूरी तरीके से दर्शाता है। सरकार के सहभागी होने के तौर पर भी और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हर उस बिंदु को गहन रूप से उसका अध्ययन करने के बाद पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए इस धन्यवाद प्रस्ताव का हम लोग समर्थन करते हैं। सर, इस संसद में मौजूद तमाम हर एक सांसद को पूरी तरीके से उनको इस बात की इजाजत है कि वो यहाँ पर सरकार की नीतियों का अपने अपने हिसाब से वो आंकलन करें। पर एक बात को सर मैं बहुत विनम्रता से और प्रमुखता से मैं कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता है। बोलने की आजादी का मतलब विभाजनकारी तत्वों की आवाज बनना सर कभी नहीं हो सकता है। हकीकत यह है सर कि 2014 में देश ने पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जहां पर जात पात धर्म मजहब से उठकर देश ने पूरी तरीके से हमारी केंद्र की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को, उनके डेवलपमेंट के एजेंडे को उन्होंने समर्थन दिया। और उससे बढ़कर समर्थन उन्होंने 2019 में दिया, क्योंकि पिछले 5 साल में जो बातें हम लोगों ने कहीं कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतरी। कम ज्यादा पे जरूर हम लोग बहस कर सकते हैं, पर कोई ये बोले कि पिछले 5 सालों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ तो इस बात को कतई कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। पर हकीकत ये भी है सर कि जहां इस कार्यकाल में एक के बाद एक लंबित पड़े हुए विवादित मसले जिसके ऊपर निरंतर राजनीति होती रही, चुनाव होते रहे, धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर असम में इतना बड़ा मुद्दा, जब मैं बचपन से मैं इस बात को सुनता आ रहा हूं, बोरोलैंड का इतना बड़ा विषय वहां पर चल रहा था। तमाम इन विषयों को सुलझाया गया और सुलझाया गया उसका परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं विपक्ष में इस बात को लेकर एक बौखलाहट भी शुरू हुई, क्योंकि अब विभाजनकारी जितने मुद्दे थे, अराजकता फैलाने वाले जितने मुद्दे थे, वो सरकार के द्वारा उसको समाधान उसका कर दिया गया। अब इनके पास वो मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या उठाया गया? सीए का मुद्दा उठाया गया। यहां पर बैठा हर एक जानकार शख्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सीए का भारत में रहने वाले नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर भ्रम फैलाया जाता है। निरंतर हम लोग कह कहकर थक गए, और जो इनको पता भी है, ये खुद जानते हैं कि भैया ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। 1955 में नागरिकता का ये कानून बना, सिटीजनशिप का ये एक्ट बना, उसके बाद सही है कि 2003 में इसमें संशोधन हुआ, एनपीआर को इसमें जोड़ा गया। पर हकीकत ये भी है कि 2010 में मनमोहन जी की सरकार में, उस वक्त के वहां के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के समय में, उस वक्त इसमें संशोधन कर इसमें एनआरसी को जोड़ा गया। एनआरसी का प्रावधान उस वक्त लाया गया और उसको मैंडेटरी किया गया, तो उस वक्त तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस वक्त किसी की चिंताएं नहीं जागी। पर अब क्योंकि वापस से तमाम विवादित मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो किसी तरीके से विभाजनकारी राजनीति हम लोगों को करनी है, हिंदू मुसलमान में समाज को बांटना है, तो भैया सीए का विरोध करें। क्यों? क्योंकि इसमें मुसलमान नाम नहीं जोड़ा गया। ये 3 ऐसे देशों के माइनॉरिटीज को कानून को नागरिकता देने का ये कानून है, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून है, पर उसके बावजूद भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से इसमें भ्रमित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, और मासूम है वो, हकीकत है सर, मासूम है वो। उनको आप जो बात जैसे जाके जो बोल रहे हैं वो उस बहकावे में आ रहे हैं। निरंतर हम लोग हर मंच से, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को आप इस तरीके से जला नहीं सकते हैं। और सर इतिहास देखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या सर, साल 2 साल 3 साल में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीन ली। पर उस वक्त जब ये बात स्पष्ट होगी कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं गई, तो उस वक्त इतिहास इन लोगों को और ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने देश में आगजनी और अराजकता का माहौल बनाया। सर एनपीआर की बात है, एनपीआर में हम लोगों की भी चिंता है। हम लोग गए थे गृह मंत्री जी से, हम लोगों ने बात की, उसमें 1-2 ऐसे प्रावधान है जिसको लेकर हम लोगों की भी चिंता है। हम लोगों ने बात की, उन्होंने पूरी तरीके से उसको स्पष्ट किया। उन्होंने तो यहां तक भी बोला कि उसके बाद भी अगर किसी को इस बात की शंका होती है कि भैया कोई डाउटफुल लिस्ट बन रही है, तो हम लोग फॉर्म के नीचे लिखने को भी तैयार हैं कि कोई ऐसा कॉलम जो कि नहीं भरा गया या उसमें जानकारी नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से आपको किसी डाउटफुल लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। मैं तो विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा, बना लीजिए अपना प्रतिनिधिमंडल, चलिए होम मिनिस्टर के पास जाइए, वहां पे जाकर उनसे बातचीत कीजिए, जितने अपने प्रश्न उसका हल लीजिए।
सड़क पर आप राजनीति कर रहे हैं, संसद आप चलने नहीं देते, यहां पे आप हंगामा करते हैं। चलिए ना होम मिनिस्टर के पास, मैं लेके चलूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चलिए होम मिनिस्टर के पास चल के हम लोग बात करते हैं, जितने आपके प्रश्न हैं उनका जवाब आप उनसे ले लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कीजिए हंगामा। एनआरसी का लेके आपने बिना मतलब के आपने हो हल्ला मना बचाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, भैया हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे प्रधानमंत्री, मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर। जब एनआरसी अगर आएगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस वक्त आप कीजिएगा ना जो विरोध, बट इन एंटीसिपेशन कि एनआरसी आएगा तो ऐसा हो जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, इन एंटीसिपेशन आज आप देश को जलाने में लगे हुए हैं। क्यों? आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। यू हैव स्पोकन इनफ, लेट मी स्पीक। आई एम नॉट यील्डिंग टू एनीवन। एनआरसी जब आएगा तो उस वक्त हम इन बातों को आप उठाइएगा, पर इन एंटीसिपेशन अभी से आप देश को जलाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं, एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं आप, और जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको कतई इसको जायज नहीं ठहरा सकता। और जैसा मैंने कहा, आने वाला समय अपने आप दर्शाएगा सर कि कौन सही था कौन गलत था। सर, इस अभिभाषण में कई तरीके के विकासकारी मुद्दों का जिक्र हुआ, उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। हकीकत है कि जहां एक तरफ हमारी सरकार ने हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग का हमारी सरकार ने ध्यान दिया, जहां एक तरफ घर में हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ, तो सरहद पर हमारे सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे उसका भी इसमें जिक्र हुआ। आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, हर तरीके से जहां देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे हम लोग देश को सुरक्षित रखें, उस दिशा में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कई कार्य किए हैं, जिसका प्रमुखता से जिक्र मेरे तमाम साथी सदस्यों ने किया। मैं वो आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, गिनाऊंगा नहीं कि कितने करोड़ उज्ज्वला मिले, कितने घर आवास मिले, कितने करोड़ आवास मिले, वो तमाम आंकड़े जनता के समक्ष और जनता जानती है। और इसीलिए पिछली बार से बड़ा मैंडेट इस बार हमारी सरकार को मिला। पर सर, मेरी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे विषय हैं जिसको मैं सरकार के समक्ष में रखना चाहता हूं, कुछ ऐसी मांगे हैं मेरी अपनी पार्टी की तरफ से जो मैं सरकार के समक्ष मैं रखना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर भी उतनी ही गंभीरता से अपना ध्यान दे, जिसमें सबसे प्रमुखता से इंडियन जुडिशियल सर्विसेज है। सर, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन हो। जिस तरीके से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कंपटीशन के माध्यम से उनकी नियुक्ति होती है, कंपटीशन के माध्यम से वो चुनकर आते हैं, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जुडिशियल सर्विस में भी जजों की नियुक्ति भी उसी माध्यम से। अभी जिस तरीके से कॉलेजियम बना हुआ है और उस कॉलेजियम में जो गिनती के लोग घर परिवार हैं उसी में से ही जजों की नियुक्ति होती है। मैं चाहता हूं सर कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या ऊंची जाति में भी जो गरीब परिवार के लोग हैं जिनकी रीच वहां तक नहीं है, वो कंपटीशन के माध्यम से। और सर, जब ऐसे लोग जज बनकर वहां पे जाएंगे तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण सर निर्भया का केस, 7 साल से सर वो लंबे चल रहा है। मैं तो समझ के पर मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जिन कानूनों में भी हम लोग को बदलाव करने की जरूरत है वो हम लोग को बदलाव करना चाहिए। अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, एक के बाद एक दोषियों को विकल्प मिल रहे हैं अपनी फांसी की सजा से दूर भागने का, उससे हटने का। तो मैं चाहता हूं सर कि जब ऐसे वंचित वर्ग के लोग, सर घड़ी देखकर 3 मिनट मैं शांति से बैठ जाऊंगा, मैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं, बस 2 और मेरे विषय हैं। तो मैं चाहता हूं सर कि जल्द से जल्द इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि वंचित वर्ग के लोग भी, गरीब परिवार के लोग जिन्होंने सही मायनों में प्रताड़ना को झेला है, उनको महसूस किया है, जब जज बनकर वहां पे बैठेंगे तो एक ईमानदारी से और तत्परता से वो इन केसेस की तरफ वो कार्य करेंगे। थैंक यू। साथ ही में सर, मैं और यहाँ पे जब मैं इस विषय को उठा रहा हूं तो मैं जितनी भी हमारी महिला सांसद है उनका संरक्षण भी चाहूंगा, आपका भी चाहूंगा, सुप्रिया मैम, सबका संरक्षण चाहूंगा, समर्थन भी चाहूंगा। विमेन रिजर्वेशन बिल सर, देश की आधी आबादी है और आधी आबादी, थैंक यू, देश की आधी आबादी है सर, और आधी आबादी को अब उसका सम्मान मिलना चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, ये 2 चीजों को दर्शाता है। एक, उनका सामर्थ्य कि उनमें अकेले इतनी क्षमता है कि वो इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आई, और दूसरा देश का विश्वास उनके ऊपर जब वो महिला सांसदों को चुनकर हमारी भारत की संसद में भेजते हैं। पर मेरा विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी पर है कि इन्हीं के अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति है जो इस विधेयक को लाने के लिए चाहिए, जो कि लंबे समय से लंबित पड़ा है। उस विधेयक को संसद के सामने रखें, उस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। कई बार होता है कि भैया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, नहीं हो सकता तो 1/3 सीट बढ़ा दीजिए, उसमें भी आप और कर दीजिए अनुसूचित
अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें आप करवा दीजिए। बट जो भी चर्चा हो, पर मैं चाहता हूं कि विधेयक आए संसद में और उस पर हम लोग चर्चा करें। और आखिरी विषय सर, मैं युवा हूं और युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। अगर मैं युवाओं की बात नहीं करूं तो मैं कहीं ना कहीं अपने युवा साथियों के साथ अन्याय करूंगा, जो टकटकी लगाए दिन रात देखते रहते हैं कि भारत की संसद में उनकी आवाज कोई उठा रहा है कि नहीं। जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं उनकी चिंताओं को समझ सकता हूं, जब वो मुझे बोलते हैं कि भैया वहां पर तो हर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, हमारी बात कौन करता है? जात पात धर्म मजहब की तो सब बातें करता है, हमारा विषय कौन उठाता है? इसीलिए सर, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं उन युवाओं के तमाम विषयों को उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि युवाओं को लेकर एक गहन चर्चा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेहतर शिक्षा प्रणाली का मुद्दा हो, उनकी बेहतर जीवन शैली का मुद्दा हो, जो भी हो उसमें गहन चर्चा हो। और सर, अब समय है, भारत एक युवा देश है, अब समय है देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का। एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए सर। जिस तरीके से महिला कमीशन है, अनुसूचित जाति जनजाति है, अल्पसंख्यक आयोग है, तमाम तरीके के आयोग हैं, उसी की तर्ज पर एक नेशनल यूथ कमीशन बने सर, जो युवाओं से जुड़े हुए हर विषय को देखे, ताकि युवा एक नोडल एजेंसी हो, ताकि युवा वहां पर अपनी समस्या के साथ जाएं और समाधान लेकर आए। ये 3 महत्वपूर्ण मांगे सर मैं सरकार के समक्ष रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि सरकार उसको उतनी गंभीरता से लेगी। और अंत में सर, मैं अपने क्षेत्रवासी जमुई लोकसभा के मेरे जितने वासी हैं, उन्होंने मुझे फोन पर मुझसे मुलाकात कर बताया कि इस अभिभाषण का उन लोगों ने कितना खूबसूरती से स्वागत किया। तो मैं अपनी तरफ से, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, एक तरफ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की सरकार को बधाई देता हूं, और वहीं राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का पे आए हुए धन्यवाद प्रस्ताव का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।